सभी किसान भाइयों को नमस्कार। YouTube चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है कि क्योंकि कपास की बुआई का सीजन आ गया है, तो किसान भाई कपास की बुआई करने से पहले अपनी ज़मीन को कैसे तैयार करें, भूमि तैयारी के ऊपर ये आपका वीडियो है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके जो भी खेत कपास की बिजाई के लिए खाली हो गए हैं, सबसे पहले उनमें गहरी जुताई करवाएं आप। गहरी जुताई के बाद अगर आपके पास तैयार गोबर का खाद है, देसी गोबर का खाद बिल्कुल तैयार हो, कच्चा हो तो वो नहीं डाले खेत में। कच्चा गोबर डालने से आपका उल्टा नुकसान होगा। तैयार गोबर खाद ही डालना। अगर आपके पास गोबर का खाद पूर्णतः तैयार नहीं है तो आपको नहीं डालना है। गहरी जुताई के बाद आपने दूसरा काम करना है किसान भाइयों कि आपने प्लेवा जो करना है, जो पहली सिंचाई करनी है, वो बहुत गहरी सिंचाई करनी है। और बुआई के समय आपने किन किन खादों का प्रयोग करना है, तो किसान भाइयों बुआई में आपको 30 से 35 किलो DAP डाई अमोनियम फास्फेट का यूज़ करना है। साथ ही 20 से 25 किलो पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना है। और तीसरा खाद जो बिजाई के समय हम इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। 10 से 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 से 600 रुपये के बीच में 25 kg का बैग आपका इफ्को से आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों ही खादें किसान भाइयों आप कपास में बुआई के समय दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने आयरन और जिंक दोनों को बुआई के समय नहीं देना है किसान भाइयों, क्योंकि आपको पता है हम कभी भी जिंक का प्रयोग फास्फोरस के साथ, DAP के साथ नहीं कर सकते। और क्योंकि ये बिजाई जो है सारे खाद हैं साथ में डलेंगे ज़मीन में, तो इकट्ठा इन दोनों खादों को नहीं डालना है। और आयरन का आपको पता है कि आयरन सल्फेट हम जिन भी ज़मीनों में यूज़ करते हैं भूमि तैयारी में, तो वो आयरन और जिंक सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग में आते हैं। वो ज़मीन में जाते ही जो है ना बॉन्डिंग में आ जाएंगे, वो आपके पौधों को उपलब्ध होंगे नहीं। इसलिए हमने बाद में क्या करना है, आयरन और जिंक दोनों को चिलेटेड रूप में अपने फसल के ऊपर फोलियर स्प्रे से हमने देना है, ऐसा होगा किसान भाइयों। इसके साथ क्योंकि ये खादें लगभग हर एक किसान डाल रहा है, तो हमने और एक विशेष बात का क्या ध्यान रखना है किसान भाइयों कि हम जो प्लेवा कर रहे हैं उस टाइम, पहली सिंचाई कर रहे हैं उस समय और दूसरी सिंचाई के समय एक वेस्ट डीकम्पोज़र आता है। लगभग सभी किसान जानते हैं वेस्ट डीकम्पोज़र को, जो आपका जितना भी फसल अवशेष पहले का बचा है या कच्चा खाद ज़मीन के अंदर है, जो कि ज़मीन में गर्मी पैदा कर रहा है और रोग को बढ़ावा दे रहा है, दीमक को बढ़ावा दे रहा है। तो वेस्ट डीकम्पोज़र किसान भाइयों आपने सिंचाई के साथ ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करना है। उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे जो मोस्ट एक्टिव जो बैक्टीरिया हैं गाय के गोबर के, उनका ही संग्रहण है वेस्ट डीकम्पोज़र। तो आपने क्या करना है कि एक 200 लीटर का ड्रम पानी का लेना है, उसमें 2 किलो गुड़ मिलाना है और साथ में एक आपका जो पाउच आता है वेस्ट डीकम्पोज़र का, वो उसमें मिला देना है। उसको सुबह शाम हिलाना है आपने। वो गर्मी के टाइम में 3 से 4 दिन में आपका तैयार हो जाएगा, उसका मटमैला दूध या कलर हो जाएगा। उसको आपने सिंचाई के साथ देना है। तो इससे होगा क्या, आपकी जो ज़मीन है उसमें बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ेगी और साथ में आपकी ज़मीन जो है ना, जो भी आपका उसके अंदर कचरा फसल अवशेष बचे हैं ना, सारे वो विघटित हो जाएंगे वो, और आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स देंगे। आपकी ज़मीन जो है ना नरम फोली हो जाएगी और आपको बहुत फर्टाइल ज़मीन आपकी हो जाने इससे। दूसरा किसान भाइयों कि आपको पता है कि जो आपकी कपास है उसके बुआई, जो उसके कतारों की जो दूरी है वो लगभग 3 से 3.5 फीट तक रहती है। 3.25 फीट पे मोस्टली किसान बुआई करते हैं। तो ऐसे में हम और क्या कर सकते हैं कि एक जीवामृत बनाने का लगभग हर एक किसान को पता है। नहीं तो मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जीवामृत के ऊपर है, आप वो वीडियो देख लें, या किसी भी यूट्यूबर का वीडियो जीवामृत के ऊपर देख लें। तो क्योंकि आपको पता है कि 1 एकड़ में जो पौधे हैं उनकी संख्या गिनती की होती है। जो ड्रिप सिंचाई से सिंचाई कर रहे हैं किसान, वो तो ड्रिप में चला सकते हैं जीवामृत को, नहीं तो हम जीवामृत की ड्रिंचिंग कर सकते हैं हर एक पौधे पे। अकेले जीवामृत की ड्रिंचिंग आप करोगे, उसके साथ आप ट्राइकोडर्मा, जो कि आपका उखेड़ा आता है, बाद में विल्ट की दिक्कत आती है,
तो उखेड़े को भी कंट्रोल करेगा। आप ट्राइकोडर्मा पाउडर उसमें मिक्स करके उसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं, 2 काम हो जाएंगे, आपके जीवामृत भी जाएगा और आपका ट्राइकोडर्मा भी की ड्रिंचिंग भी हो जाएगी, तो फंगस की दिक्कत आपके पौधों में आएगी नहीं। तीसरा काम जो कि बहुत ही कारगर है, आप यूज़ करके देखोगे तो निश्चित ही, क्योंकि आप एक काम करना, आपने आधे प्लाट में उसको यूज़ करके देखना, आधे प्लाट में नहीं करना है। घन जीवामृत बनाते हैं हम। घन जीवामृत कैसे बनाता है, हमारा जो ताज़ा पशु का गोबर है उसके अंदर हमने सपोज करो हमने 10 किलो ताज़ा गोबर ले लिया, उसके अंदर आधा किलो हमने गुड़ मिलाना है, आधा केजी से 1 केजी कोई भी आटा, चने का आटा भी ले सकते हैं हम, बेसन ले सकते हैं, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कोई भी आटा आप उसमें मिला के और उसको छाया वाली जगह में 3-4 दिन के लिए सुखा लें और उसके बाद उसको भुरभुरा कर लें। उसको भी आपने हर पौधे के साथ में डालना है, ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आएंगे किसान भाइयों उसके। और जब आपकी कपास कुछ बड़ी हो जाती है, फ्लोरिंग स्टेज पे आती है, उस समय पे आप जो है ना बोरोन का स्प्रे, जो आपके चिलेटेड जिंक या आप चिलेटेड आयरन दे रहे हो उसके साथ आप बोरोन की स्प्रे 2 स्प्रे फ्लोरिंग स्टेज पे ज़रूर से ज़रूर निकालें। तो किसान भाइयों इसमें क्या है कि आपका समेकित खादों का प्रबंधन हो जाएगा, क्योंकि आपने DAP फास्फोरस और आपका उसका प्रयोग पहले ही कर लिया है, पोटास का। यूरिया आपने समय समय पे सिंचाई के समय अपनी फसल को देनी है। अब जैसे रिक्वायरमेंट हो, ग्रोथ अच्छी चल रही हो तो यूरिया की मात्रा कम रख सकते हैं, अगर ग्रोथ आपकी कम चल रही है कपास के पौधे की तो यूरिया की डोज थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, साथ में आपने भूमि तैयारी के समय मैग्नीशियम भी यूज़ किया है, मैग्नीशियम की पूर्ति भी होगी, और हम जिंक और आयरन की पूर्ति जो है ना फोलियर स्प्रे से कर रहे हैं, और हम आपका बोरोन की जो पूर्ति है वो भी फ्लावरिंग स्टेज के समय फोलियर स्प्रे से कर रहे हैं। तो लगभग सभी पोषक तत्वों का प्रबंधन हो जाएगा किसान भाइयों इस प्रकार के से, और आप मिनिमम डोज देके उसका मैक्सिमम उत्पादन उससे आप ले सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हो किसान भाइयों, आप भूमि तैयारी के समय आप आधा टन से 1 टन जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हो अपनी ज़मीनों में, जहाँ पानी आपका ज़्यादा नमकीन है, साल्टी पानी है और ज़मीनों का pH मान ऊंचा है, वहाँ पे आप जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें। उससे भी क्या होगा कि आपके 2 पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, आपके कैल्शियम और सल्फर दोनों की भरपूर मात्रा में पूर्ति हो जाएगी, और साथ में वो आपकी ज़मीन को भी सुधारेगा, आपका pH भी जिप्सम डालोगे pH मान भी ज़मीन का कुछ कम होगा। तो शायद ही कोई ऐसा पोषक तत्व बचा होगा जिसकी हमारी कपास की फसल को ज़रूरत है, वो मिलेगा नहीं, और सभी पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन होगा तो आपकी जो कपास है वो पूरा उत्पादन देगी और उसमें उखेड़े की समस्या आएगी नहीं। क्योंकि कपास में उखेड़े का मुख्य कारण ये है कि किसान भाइयों आजकल जो वैरायटीज़ हैं बहुत हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, ये एक साथ बहुत सारा फल फूल उठा लेती हैं, और पौधे से उनके बोल हैं उनके बढ़ाव के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो उतना पोषण और एनर्जी पौधा दे नहीं पाता, ज़मीन से ले नहीं पाता, इसलिए वो बैक आउट कर देते हैं, वो पौधे मर जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से संपूर्ण अपने खाद का प्रबंधन आप अपने कपास की खेती के लिए करोगे तो ये समस्या नहीं आएगी, और निश्चित ही जो आप मैक्सिमम उत्पादन 14 से 15 क्विंटल है वो आप अपनी फसल से ले पाओगे। और किसान भाइयों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको बेहतरीन कपास के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगा। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।